100 साल, बस 100 साल। सोचिए, क्या इतने से वक्त में एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर पूरी तरह से बदल सकती है? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन 1757 से 1857 के बीच भारत में सच में यही हुआ था। ये कहानी है कुछ व्यापारियों की जो आए तो थे तिजारत करने, लेकिन बन बैठे यहाँ के शासक। इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है 1757, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी बस एक छोटी सी ट्रेडिंग पोस्ट थी समंदर किनारे। और फिर दूसरी तरफ 1857, महज 100 साल बाद वही कंपनी लगभग पूरे भारत की मालिक बन चुकी थी। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ये हुआ कैसे? व्यापारियों का एक झुंड इतनी बड़ी ताकत कैसे बन गया, वो भी सिर्फ एक सदी में? तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, व्यापार से साम्राज्य तक का सफर। देखिए, ये पूरा खेल, ये पूरी कहानी शुरू होती है एक ही लड़ाई से। एक ऐसी निर्णायक जंग जिसने सिर्फ कंपनी की किस्मत नहीं पलटी, बल्कि भारत के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया। सब कुछ शुरू हुआ 1757 में प्लासी की लड़ाई से। इसी जीत ने बंगाल में ब्रिटिश पावर की नींव रखी। फिर कुछ ही साल में उन्होंने अपने सबसे बड़े यूरोपियन कॉम्पिटिटर फ्रांसीसियों को भी मैदान से बाहर कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर थी 1764 की बक्सर की लड़ाई। यहां उन्होंने एक मिली-जुली भारतीय सेना को हराया और इस जीत का नतीजा 1765 की इलाहाबाद की संधि। इसका मतलब सीधा था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सारा टैक्स अब कंपनी वसूलेगी। समझ रहे हैं? ये वो लम्हा था जब तलवार की जीत सीधे सीधे खजाने की चाबी में बदल गई। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, विजय के युद्ध। बंगाल पर कब्जा तो बस शुरुआत थी। एक बार वहां पकड़ मजबूत हुई तो कंपनी की भूख और बढ़ गई। अब उनका मकसद सिर्फ थोड़ा बहुत प्रभाव जमाना या व्यापार करना नहीं था। नहीं, अब लक्ष्य था एक एक करके पूरे भारत को फतह करना। ये जो टेबल हम देख रहे हैं ना, ये दशकों तक चले बेरहम युद्धों की कहानी है। पहले उन्होंने साउथ में टीपू सुल्तान को हराया। फिर उस वक्त की सबसे बड़ी इंडियन पावर मराठा साम्राज्य, उसे कई लड़ाइयों में तोड़कर रख दिया। और आखिर में नॉर्थ वेस्ट में ताकतवर सिख एम्पायर को भी घुटनों पर ला दिया। ये सब अचानक नहीं हो रहा था। ये एक सोची समझी, बिल्कुल ठंडे दिमाग से बनाई गई स्ट्रेटेजी थी। एक एक करके भारत की हर बड़ी ताकत को खत्म कर दो। लेकिन सुनिए, हर लड़ाई सिर्फ तलवार से नहीं लड़ी जाती। अंग्रेजों का सबसे शातिर हथियार वो था सहायक संधि या सब्सिडियरी अलायंस। ये एक ऐसा ऑफर था जिसे कोई मना ही नहीं कर पाता था। ऑफर क्या था कि भारतीय राजा अपनी फौज खत्म कर दें और बदले में ब्रिटिश प्रोटेक्शन ले लें। सुनने में तो अच्छा लगता है ना? पर असल में ये सुरक्षा एक मीठा जहर था, एक जाल। अपनी सेना के बिना वो राजा पूरी तरह अंग्रेजों के मोहताज हो गए और अपनी आजादी हमेशा के लिए गंवा बैठे। और इस पॉलिसी का असर कैसा हुआ? बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट जैसा, एक के बाद एक सब गिरने लगे। सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने इसे माना और बस फिर तो लाइन ही लग गई। मैसूर, अवध और यहां तक कि ताकतवर मराठा पेशवा सब एक के बाद एक इस जाल में फंसते चले गए। सोचिए, बिना एक भी गोली चलाए साम्राज्य फैलता जा रहा था। क्या कमाल की तरकीब थी। और फिर आया कब्जा करने का आखिरी और शायद सबसे विवादास्पद हथियार, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की यह पॉलिसी बहुत सीधी और साफ थी। अगर किसी राजा का अपना बेटा यानी नेचुरल हेयर नहीं है तो उसका राजपाट सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। बस बात खत्म। और जिस स्पीड और बेरहमी से इस पॉलिसी को लागू किया गया, वो वाकई हैरान करने वाला था। 1848 में सतारा से शुरू किया और फिर देखते ही देखते संबलपुर, झांसी, नागपुर, एक के बाद एक कई बड़े राज्य हड़प लिए गए। जाहिर है, इस जबरदस्ती ने भारतीय राजाओं के दिलों में डर और गुस्से की एक ऐसी आग लगाई जो बुझने वाली नहीं थी। ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, स्टील फ्रेम का निर्माण। देखिए, किसी एम्पायर को जीतना एक बात है, लेकिन इतने बड़े देश को चलाना वो बिल्कुल अलग चीज है। इसके लिए सिर्फ फौज काफी नहीं होती, आपको चाहिए एक मजबूत सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा। अंग्रेजों ने बिल्कुल यही किया और उन्होंने इस सिस्टम को एक नाम भी दिया था, द स्टील फ्रेम। ये जो एक्ट्स हम देख रहे हैं, ये सिर्फ कानून नहीं थे, ये वो टूल्स थे जिनसे एक ट्रेडिंग कंपनी को धीरे धीरे एक सरकार में बदला जा रहा था। हर नए एक्ट के साथ पावर कंपनी के व्यापारियों के हाथ से निकलकर लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार और भारत में उसके सबसे बड़े अफसर गवर्नर जनरल के हाथों में सिमटती जा रही थी। एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल बनाया जा रहा था।
और इस स्टील फ्रेम की बुनियाद किसने रखी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहते हैं। उन्होंने ही एक सिस्टमैटिक ब्यूरोक्रेसी बनाई और आज हम जो हर जिले में एसपी यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद देखते हैं, वो भी उन्हीं की देन है। यही वो ढांचा था जिसने आने वाले कई दशकों तक पूरे भारत पर राज किया। चलिए अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, प्रगति की कीमत। क्योंकि ये जो स्टील फ्रेम बन रहा था, ये जो साम्राज्य फैल रहा था, इसकी एक बहुत भारी कीमत थी। और ये कीमत चुका कौन रहा था? आम भारतीय। तो अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, आर्थिक लूट का, और उस गुस्से का जो अंदर ही अंदर एक लावा की तरह खौल रहा था। पैसा। अंग्रेजों को पैसा चाहिए था और इसके लिए उन्होंने जमीन से रेवेन्यू निचोड़ने के 3 अलग-अलग सिस्टम बनाए। कहीं पर परमानेंट सेटलमेंट, कहीं रैयतवाड़ी, तो कहीं महालवाड़ी। नाम भले ही अलग अलग थे, तरीके भी थोड़े अलग थे, लेकिन इन सब का मकसद सिर्फ एक था, जितना हो सके उतना ज्यादा टैक्स वसूलना। और इसका नतीजा ये हुआ कि भारत की खेती बर्बाद हो गई और किसान वो बेचारे गरीबी के दलदल में धंसते चले गए। इसी आर्थिक लूट को एक नाम दिया गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निष्कासन। इसका मतलब बहुत सिंपल था। ब्रिटेन एक सिस्टम के तहत भारत का पैसा और यहाँ के रिसोर्सेज अपने देश ले जा रहा था और बदले में भारत को कुछ खास नहीं मिल रहा था। ये एक वन वे स्ट्रीट थी जहां सब कुछ सिर्फ जा रहा था, आ कुछ नहीं रहा था। इस दर्द को आवाज दी दादा भाई नौरोजी ने। अपनी मशहूर किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में उन्होंने लिखा कि ब्रिटिश शासन देश के जीवन रक्त का निकास रहा है। मतलब जैसे शरीर से खून बह जाए, वैसे ही भारत की दौलत बही जा रही थी। ये एक लाइन उस दौर के करोड़ों भारतीयों की तकलीफ को बयां कर देती। मामला सिर्फ पैसों का नहीं था, अंग्रेजों ने सामाजिक और धार्मिक मामलों में भी दखल देना शुरू कर दिया। अब देखिए, सती प्रथा को खत्म करना या विधवाओं की दोबारा शादी का कानून लाना, ये बातें बेशक प्रोग्रेसिव थी, लेकिन उस वक्त के बहुत से भारतीयों को लगा कि ये लोग हमारे धर्म और हमारी परंपराओं में जबरदस्ती दखल दे रहे हैं, और इससे एक अलग ही किस्म का तनाव पैदा होने लगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और सबसे विस्फोटक हिस्से पर, भाग 5, 1857 का महाविद्रोह। पिछले 100 साल से जो गुस्सा, जो दर्द, जो नाइंसाफी अंदर ही अंदर जमा हो रही थी, वो अब एक ज्वालामुखी की तरह फूटने वाली थी। ये हमारी कहानी का क्लाइमैक्स है। तो सवाल ये है कि 100 साल की जीत, कब्जे और दखलंदाजी के बाद आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे सिस्टम में आग लगा दी? ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ टूट कर बिखर गया? असल में ये विद्रोह एक सूखी बारूद के ढेर जैसा था, जो बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। वो बारूद क्या थी? वो थी अवध पर कब्जे से पैदा हुआ राजनीतिक गुस्सा, जमीन की नीतियों से बर्बाद हुए किसानों का आर्थिक दर्द और धर्म में दखलंदाजी का सामाजिक डर। और चिंगारी? वो चिंगारी बनी नई राइफल की कारतूसें। अफवाह फैली कि इन पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। बस ये हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर सीधा हमला था। और ये कोई छोटा मोटा एक जगह का विद्रोह नहीं था, नहीं, ये आग की तरह पूरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। दिल्ली से लेकर लखनऊ और कानपुर से लेकर झांसी तक। बहादुर शाह जफर, बेगम हजरत महल, नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनगिनत लीडर्स ने इस बगावत की कमान संभाली और अंग्रेजों को वो टक्कर दी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ये नंबर देखिए जरा, 5:1। 1857 से पहले कंपनी की फौज में हर एक अंग्रेज सैनिक के मुकाबले 5 भारतीय सिपाही थे। मतलब आयरनी देखिए, अंग्रेजों ने जिस इंडियन आर्मी के दम पर पूरा भारत जीता था, आज वही आर्मी उनके खिलाफ खड़ी हो गई थी। ये बगावत उनके अपने ही बनाए हुए हथियार से हुई थी। और आखिर में उस ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज के शब्दों पर गौर कीजिए, जिसने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। रानी की शहादत के बाद उसने कहा था, यहाँ जो औरत सो रही है वो विद्रोहियों में अकेली मर्द थी। सोचिए, दुश्मन भी उनकी बहादुरी का कायल था। ये शब्द सिर्फ रानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं है, ये 1857 के हर उस हिंदुस्तानी की हिम्मत और जज्बे को सलाम है जिसने